हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनू वर्मा एग्री एग्जाम प्रेप में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम फ्रूट्स क्रॉप को डिस्कस कर रहे थे, फलों वाली फसलों को पढ़ रहे थे। नेक्स्ट जो हमारी क्रॉप होगी ये नींबू वर्गीय फलों की खेती होगी। नींबू वर्गीय फलों की खेती के अंदर लाइम, लेमन, मैंड्रिन और ऑरेंज जो है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनके बारे में क्या जनरल बातें हैं उसको भी हम स्टडी करेंगे और इनके अंदर लगने वाले इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर, इंपॉर्टेंट डिजीज़ और इंपॉर्टेंट इंसेक्ट को पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं IBPS, AFO, AGTA, STA, ICR, JRF, HO, AHO, TGT, PGT, AO, WO जैसे एग्ज़ाम की, तो ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू द सब्सक्राइब चैनल और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं नया लेक्चर लेके आऊँ आपको तुरंत से नोटिफिकेशन मिले। आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट PDFs और इंपॉर्टेंट MCQs मिलते रहेंगे। टेलीग्राम पे आप मुझे DM कर सकते हैं, आपकी कोई समस्या है, आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे लिख सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए फिर आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा अपना नेक्स्ट लेक्चर, सिट्रस फ्रूट्स, नींबू वर्गीय फल। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सिट्रस फ्रूट्स का बोटेनिकल क्लासिफिकेशन। ये यहाँ पर एक सिट्रस फ्रूट्स देखने को मिलता है। सिट्रस फ्रूट्स के अंदर फ्रूट टाइप यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? हेस्पेरिडियम देखने को मिलता है। ये जो फ्रूट होता है ये यहाँ पर मल्टी कार्प देखने को मिलता है, यानी कि इसके अंदर कार्पेल जो है ये यहाँ पर क्या देखने को मिलते हैं? काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं संख्या के अंदर, तो इसको मल्टी कार्पल फ्रूट बोल दिया जाता है। सबसे बाहर का जो छिलका होता है वो एक्सोकार्प होता है यहाँ पर। और जो आप एक टिश्यू जो आप देखते हैं, है ना, एक वाइट टिश्यू आप सफ़ेद उत्तक इसके अंदर देखते हैं, उसको यहाँ पर क्या बोला जाता है? एल्बिडो बोल दिया जाता है, या फिर इसको अपन यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? मीजोकार्प भी बोल सकते हैं। इसको यहाँ पर मध्य फल भित्ति बोल दिया जाता है। और जो कार्प हम खाते हैं, है ना, एस्पेरिड जूसी प्लेसेंटल हेयर जो हम खाते हैं, वो यहाँ पर क्या होता है? एंडोकार्प होता है, बोले तो अंतःफल भित्ति होता है। तो ये किसी सिट्रस फ्रूट्स के अंदर इस तरह का जो मोर्फोलॉजी है, जो ये फ्रूट पार्ट्स हैं, आपको देखने को मिलते हैं। फैमिली को लेकर बात करें तो फैमिली इनकी कौन सी देखने को मिलती है? रूटेसी फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। क्रोमोजोम इनमें कितने देखने को मिलते हैं? तो क्रोमोजोम नंबर जो इसके अंदर 18 देखने को मिलते हैं। एक मेंबर है जो यहाँ पर ट्रिप्लोइड होता है, वो यहाँ पर कौन सा है? तो वो यहाँ पर है ताहिटी लाइम। ताहिटी लाइम त्रिगुणित होता है, उसके अंदर गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर इसमें 27 गुणसूत्र संख्या जो है देखने को मिलती है। तो ये बात आप याद रखेंगे। इनके अंदर इन्फ्लोरेसेंस को लेकर बात करें तो इन्फ्लोरेसेंस इसमें साइमोस देखने को मिलता है। टाइप ऑफ फ्रूट जो है हेस्पेरिडियम होता है, ठीक है, मल्टी कार्पल फ्रूट होता है ये। एडिबल पार्ट को लेकर बात करें तो एडिबल पार्ट जो है इसके अंदर जूसी प्लेसेंटल हेयर्स होते हैं। ये जो मल्टी कार्प है, इसके एक कार्प के अंदर आपको यहाँ पर जूसी प्लेसेंटल हेयर जो, जिसको रस युक्त बीजांडासन रेशे बोल दिया जाता है, ये जो पार्ट है इसके अंदर एडिबल होता है। क्लियर? अब देखिए सारे के सारे सिट्रस जो फ्रूट होते हैं इनके अंदर बहुभ्रूणता पाई जाती है। बोले तो ये सारे के सारे पोलीएम्ब्रियोनी नेचर के होते हैं। पोलीएम्ब्रियोनी क्या होता है? मैंगो में भी बात की थी। एक सीड के अंदर आपके पास यहाँ पर नए कई सारे जो एम्ब्रियो देखने को मिलते हैं। अगर इस प्रकार के बीज को लगाया जाता है तो कई सारे सीडलिंग जो है एक ही बीज से जर्मिनेट हो जाती है, अंकुरित हो जाती है, तो इसे पोलीएम्ब्रियोनी बोल दिया जाता है। तो सारे सिट्रस फ्रूट्स यहाँ पर पोलीएम्ब्रियोनी देखने को मिलते हैं, लेकिन 3 सिट्रस फ्रूट्स ऐसे हैं जैसे कि पुमेलो, ताहिटी लाइम और सिट्रोन, ये यहाँ पर कैसे देखने को मिलते हैं? मोनो एम्ब्रियोनिक होते हैं, यानी एक बीज में आपके पास यहाँ पर एक ही एम्ब्रियो देखने को मिलता है। तो ये मोनो एम्ब्रियोनिक नेचर के होते हैं, अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात है ये। अब सिट्रस फ्रूट जो है इनका इंसेस्टर कौन कंसीडर किया जाता है? बोले तो इनका पूर्वज कौन माना जाता है जहां से इनकी उत्पत्ति हुई है? तो सिट्रस मेडिका जो है, सिट्रस मेडिका स्पीसीज को क्या कंसीडर किया जाता है? सभी सिट्रस फ्रूट्स का क्या कंसीडर करते हैं हम यहाँ पर? एंसेस्टर कंसीडर किया जाता है, पूर्वज कंसीडर किया जाता है। तो ये बात आप याद रखेंगे। क्लियर? अब देखिए सिट्रस फ्रूट जो है इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट लविंग प्लांट भी बोला जाता है। इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व चाहने वाले फल वृक्ष भी बोला जाता है। सूक्ष्म तत्व जो होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं, इनकी इन्हें आवश्यकता ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए सिट्रस फ्रूट जो है इनमें कई साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन दिया था कि एसिड के बेसिस पर क्लासिफिकेशन दिया, फ्रूट का शेप, साइज, कलर, टेस्ट कैसा है, इसके बेसिस पर अलग अलग क्लासिफिकेशन दिया। कुछ इंडियन साइंटिस्ट ने भी इसका क्लासिफिकेशन दिया, कुछ फॉरेन के जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा भी क्लासिफिकेशन दिया गया।
तो जो क्लासिफिकेशन कंसीडर किया जाता है वो यहाँ पर किनका कंसीडर किया जाता है, स्विंगल और तनाका ने मिलकर दिया था। इन्होंने अलग अलग भी क्लासिफिकेशन दिया था, फिर उन्होंने मिलकर 1945 के अंदर सिट्रस फ्रूट्स का क्लासिफिकेशन दिया था, और ये क्लासिफिकेशन जो है ये यूनिवर्सली अडोप्टेड है, एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है नींबू वर्गीय फलों का। तो नींबू वर्गीय फलों का जो क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण है ये स्विंगल और तनाका के द्वारा 1945 के अंदर दिया गया था। सिट्रस फ्रूट्स के कल्टीवेशन का जो स्टडी है, यानी नींबू वर्गीय फलों की खेती का जो अध्ययन है, ये यहाँ पर किसके अंदर किया जाता है, सिट्रीकल्चर के अंदर किया जाता है। सिट्रीकल्चर जो है ये यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज का होता है, तो सिट्रीकल्चर जो है ये यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज का है, ग्रीक लैंग्वेज का है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। कल्चर लग चुका है, हालांकि लैटिन का होना चाहिए, लेकिन पहले के लेक्चर में हमने बात की है, क्योंकि सिट्री जो वर्ड है ना ये मेनली कौन सी लैंग्वेज से ड्राइव्ड हुआ है, तो ये मेनली ग्रीक लैंग्वेज से ड्राइव्ड हुआ है, तो ये बात आप याद रखेंगे। इन फ्रूट्स के अंदर एक एवरेज जो TSS देखने को मिलता है, टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स जो पाए जाते हैं इनके अंदर, वो कितने होते हैं, 8 से लेकर 12% जो TSS है ये इनके अंदर देखने को मिलता है, ये बात आप याद रखेंगे। सारे के सारे सिट्रस फ्रूट जो है ये यहाँ पर नॉन क्लाइमेक्टेरिक देखने को मिलते हैं, यानी कि जब ये पूरे पक जाते हैं उसके बाद ही इन्हें पेड़ से हार्वेस्ट किया जाता है। इनके अंदर एल्केलॉइड भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो ग्रेप फ्रूट है जिसको चकोतरा बोला जाता है, जिसको और क्या बोला जाता है, तो इसको फॉरबिडन फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है, फॉरबिडन फ्रूट बोला जाता है। इसके अलावा इसको ब्रेकफास्ट फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। ये जो फ्रूट है इसके अंदर एक एल्केलॉइड देखने को मिलता है, जिस एल्केलॉइड का नाम क्या है, नेरिंजीन है, और इस एल्केलॉइड्स को एक्सट्रैक्ट करके मेडिसिन बनाया जाता है। जो मलेरिया के जो पेशेंट्स होते हैं, मलेरिया जो डिजीज है, इससे बचने के लिए नेरिंजीन जो एल्केलॉइड है इसका यूज किया जाता है। क्लियर, तो ये बात भी पूछी गई है एग्जाम के अंदर, आप याद रखेंगे। क्लाइमेट को लेकर बात करें तो क्लाइमेट जो है, देखिए सारे के सारे सिट्रस फ्रूट जो है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर लगाए जाते हैं, बोले तो उपोष्ण जलवायु के अंदर लगाए जाते हैं। लेकिन जो लाइम है, यहाँ पर जो नींबू जो होता है ये मेनली कौन सी क्लाइमेट के अंदर सबसे ज्यादा लगाया जाता है, तो ट्रॉपिकल या फिर कहीं उष्ण जलवायु के अंदर इसका जो खेती है ये सबसे ज्यादा किया जाता है, तो ये बात आप याद रखेंगे। इनके लिए जो प्लांटिंग डिस्टेंस रखा जाता है, एक एवरेज जो प्लांटिंग डिस्टेंस रखा जाता है, ये कितना रखा जाता है नींबू वर्गीय फलों में, 6x6 मीटर का जो प्लांटिंग डिस्टेंस है ये रखते हैं। बाकी अगर हम डार्क फ्रूट स्टॉक का उपयोग कर रहे हैं, जैसे ट्रायर सिट्रेंज है, फ्लाइंग ड्रैगन है, अगर हम इस प्रकार के मूलग्रंथों या रूट स्टॉक का उपयोग अगर हम करते हैं तो ऐसे में प्लांटिंग डिस्टेंस जो है कम रखा जाता है। ठीक है, लगभग 1.8 मीटर स्क्वायर के आसपास जो प्लांटिंग डिस्टेंस है ये रखा जा सकता है। जैसे कि अगर हम किन्नू वैरायटी लगाते हैं मेंटेन का, तो 1.8 मीटर स्क्वायर प्लांटिंग डिस्टेंस रखा जाता है। पोलिनेशन को लेकर अगर हम बात करें तो क्रॉस पोलिनेशन इनमें देखने को मिलता है। पोलिनेटर इंसेक्ट कौन सा होता है, इनमें हनी बी होता है। कुछ स्पीसीज जो है इनके अंदर सेल्फ पोलिनेशन भी देखने को मिलता है। सेल्फ पोलिनेशन यहाँ पर को जो प्रमोट करने वाला जो मैकेनिज्म है वो यहाँ पर क्या होता है, होमोगेमी होता है। होमोगेमी यहाँ पर क्या होता है कि गेमीट जो है वो एक ही साथ परिपक्व हो रहे हैं, तो उसको होमोगेमी बोल देते हैं। तो कुछ सिट्रस फ्रूट्स के अंदर होमोगेमी की वजह से सेल्फ पोलिनेशन भी देखने को मिलता है, और कुछ सिट्रस फ्रूट्स के अंदर मोस्ट ऑफ सिट्रस जो फ्रूट है जो अपन कमर्शियली ग्रो करते हैं वो यहाँ पर मोस्ट ऑफ क्या देखने को मिलते हैं, क्रॉस पोलिनेटेड देखने को मिलते हैं, और इनके अंदर पोलिनेशन जो है हनी बी के द्वारा होता है। प्रूनिंग टाइम को लेकर अगर हम बात करें, यानी कांट छांट के समय को लेकर बात करें, तो इनमें कांट छांट कब किया जाता है, दिसंबर से लेकर फरवरी के दौरान किया जाता है। इनके अंदर जो फलन है ना ये कब देखने को मिलता है, हमें इसका अंदर जो फलन है लास्ट जो साल का जो अंत है ना, साल का जो अंतिम मंथ, लास्ट जो मंथ होते हैं उनके दौरान इनमें जो फ्रूटिंग है देखने को मिलती है। तो जाहिर सी बात है फ्रूटिंग के बाद ही हम क्या करते हैं, कांट छांट या फिर प्रूनिंग करते हैं। तो नींबू वर्गीय फलों में जो प्रूनिंग या कांट छांट किया जाता है ये दिसंबर से फेब मंथ में किया जाता है। क्लियर, याद रखेंगे। मैंड्रिन और ऑरेंज के अंदर TSS और एसिड रेशियो कितना होता है, ये बात आप याद रखेंगे अच्छे से, 8:1 होता है। देखो इन सिट्रस फ्रूट्स के अंदर ये हमें खट्टे और मीठे देखने को मिलते हैं ना, ज़्यादा मिठास होनी चाहिए, जो खटास है वो कम होनी चाहिए, उस फ्रूट को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जैसे कि हम ताज़ा खाने के लिए कौन से फ्रूट को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो मैंड्रिन को ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है और ऑरेंज को ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है एज ए डेजर्ट फ्रूट, ताज़ा खाने के लिए। कारण क्योंकि उसके अंदर TSS का पार्ट क्या है, ज़्यादा है, और उसके कंपेरेटिवली जो एसिड है वो यहाँ पर क्या है, कम है। 8 पार्ट में अगर शुगर है तो 1 पार्ट में क्या है, एसिड है। तो इन दोनों का आपको TSS और एसिड रेशियो अच्छे से याद रखना है, 8:1 होता है। 8:1 जो है इनमें रेशियो जो है ये देखने को मिलता है, तो ये बात आप याद रखेंगे। अब एक स्पीसीज है जिसको सिट्रस मैड्यूरेंसिस बोला जाता है, इसको कैलामांसी के नाम से भी जानते हैं, और इसे हिंदी में अपन हजारा भी बोल देते हैं। छोटा होता है, ड्वार्फ नेचर का होता है ये।
तो ये अगर हम इसको घर में अगर हम लगा लेते हैं, गमले के अंदर हम इसे आसानी से लगा सकते हैं। तो घर के अंदर एक छोटे ही वृक्ष के ऊपर अगर हमारे फल लगे हुए हैं तो कहीं ना कहीं वो ऑर्नामेंटल वैल्यू जरूर देता है। तो ऑर्नामेंटल वैल्यू वाला जो प्लांट है यहाँ पर सिट्रस फ्रूट्स के अंदर, ये सिट्रस मैड्यूरेंसिस है। कैलामानसी बोलते हैं, हजारा बोला जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट करके याद रखिएगा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्लियर। ओरिजिन को लेकर अगर हम बात करें, जो सिट्रस फ्रूट्स हैं ये कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, तो देखिए लाइम और लेमन जो है ये इंडिया से ओरिजिनेट हुए हैं। मैंड्रिन और स्वीट ऑरेंज जो है ये चाइना से ओरिजिनेट हुए हैं। ग्रेप फ्रूट बोले तो चकोतरा जो है ये साउथ ईस्ट एशिया से ओरिजिनेट हुआ है। और पुमेलो जो है ये पर्टिकुलर कंट्री कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, मलेशिया से इसका ओरिजिन जो है ये देखने को मिलता है। लाइम लेमन इंडिया से है, मैंड्रिन और स्वीट ऑरेंज चाइना से है। तो इन दोनों का आप अच्छे से याद रखेंगे। दोनों का अगर आप स्किप भी करते हैं तो चलेगा काम, बाकी दो इंपॉर्टेंट ऊपर वाले जो है ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो सिट्रस फ्रूट्स हैं इनके अंदर कमर्शियल मेथड कौन सा काम में लिया जाता है प्रोपोगेशन के लिए, प्रवर्धन के लिए कौन सा प्रोपोगेशन काम में लेते हैं, तो यहाँ पर एसिड लाइम और जो स्वीट लाइम है इसके अंदर प्रोपोगेशन किससे किया जाता है, तो सीड से किया जाता है। कैसे होते हैं ये, पॉलीएम्ब्रियोनिक नेचर के देखने को मिलते हैं। तो इनका जो प्रोपोगेशन है ये सीड से किया जाता है, बीज के द्वारा इनका जो प्रवर्धन है किया जाता है। लेमन को लेकर अगर हम बात करें तो लेमन का जो प्रोपोगेशन है ये किसके द्वारा करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एयर लेयरिंग के द्वारा किया जाता है। बोले तो वायु दाब विधि के द्वारा जो प्रवर्धन है इसके अंदर किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें मैंड्रिन और ऑरेंज के अंदर, तो इसका प्रोपोगेशन किसके द्वारा होता है, तो मैंड्रिन और ऑरेंज के अंदर जो प्रोपोगेशन है ये इनमें टी बडिंग के द्वारा देखने को मिलता है। तो ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। क्लियर, इंपॉर्टेंट बात है ये, प्रोपोगेशन से बहुत बार क्वेश्चन जो है आ जाता है सीधा सीधा, तो इसको याद रखना है। क्लियर। चलिए अब हम सिट्रस फ्रूट्स के अंदर यूज किए जाने वाले जो रूट स्टॉक है उनको देख लेते हैं। रूट स्टॉक से भी क्वेश्चन जो है आ जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। इसमें सबसे पहले जो रूट स्टॉक है वो यहाँ पर कौन सा है, रफ लेमन है। रफ लेमन जो है ये यहाँ पर ट्रस्टीजा वायरस के लिए क्या देखने को मिलता है, रेसिस्टेंट देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट बात है। टॉलरेंट ये देखने को मिलता है किसके लिए, गमोसिस के लिए और जाइलोपोरोसिस के लिए। इन दोनों डिजीज के लिए टॉलरेंट है, ट्रस्टीजा के लिए रेसिस्टेंट है। वहीं अगर हम बात करें ससेप्टेबल किसके लिए है, बोले तो संवेदनशील किसके लिए है, तो जो ब्लाइट जो डिजीज होता है, झुलसा जो रोग होता है, इसके प्रति ये क्या देखने को मिलता है, संवेदनशील देखने को मिलता है। अगला रूट स्टॉक है यहाँ पर जट्टी खट्टी। जट्टी खट्टी का साइंटिफिक नेम होता है सिट्रस जम्बीरी। ये रूट स्टॉक जो है नॉर्थ इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है। और बात की जाए कि जो रूट स्टॉक इंडिया के अंदर मोस्ट पॉपुलर है सिट्रस के अंदर, वो यहाँ पर कौन सा है, तो ये जट्टी खट्टी ही आप बताएंगे। विग्रस रूट स्टॉक देखने को मिलता है, यानी इसका जो कैनोपी साइज है ये काफी बड़ा देखने को मिलता है। तो ये बात आप याद रखेंगे। अगला रूट स्टॉक है ट्रायर सिट्रेंज और इसी का ही दूसरा भाई है कैरिजो सिट्रेंज। ये दोनों ही हाइब्रिड है किस किस के, वाशिंगटन नावल के और पोनसाइरस ट्राइफोलिटा के, यानी ट्राइफोलेट ऑरेंज के और वाशिंगटन नावल के बीच में क्रॉस करवा के जो रूट स्टॉक डेवलप किए गए हैं वो यहाँ पर कौन से हैं, ट्रायर सिट्रेंज है और यहाँ पर कौन सा है, कैरिजो सिट्रेंज है। ये बातें आप याद रखेंगे। ये ट्रस्टीजा वायरस और फाइटोपथोरा रूट रोड जो डिजीज है इसके लिए क्या देखने को मिलते हैं, ये टॉलरेंट देखने को मिलते हैं। क्लियर। अगला है रंगपुर लाइम। लाइम है, इसका मतलब ये लाइम यानी बोले तो साल्ट के लिए क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर टॉलरेंट देखने को मिलता है। साउथ इंडिया के अंदर सिट्रस फ्रूट्स का जो मोस्ट पॉपुलर जो रूट स्टॉक है, दक्षिण भारत के अंदर नींबू वर्गीय फलों का सबसे प्रसिद्ध जो मूलवंत है वो यहाँ पर रंगपुर लाइम ही है। ड्रोट के लिए यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, रेसिस्टेंट देखने को मिलता है, बोले सूखा प्रतिरोधी होता है। टॉलरेंट होता है, सहनशील होता है फाइटोपथोरा डिजीज के लिए। रेसिस्टेंट होता है ट्रस्टीजा वायरस के लिए, याद रखेंगे। और मौसम्बी के लिए सबसे बढ़िया मूलवंत अगर हम देखें तो रूट स्टॉक अगर हम देखें तो ये यहाँ पर कौन सा है, रंगपुर लाइम ही है। तो ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला रूट स्टॉक है जैसे कि कौन सा है, वोलाका मेरियाना। ये रेसिस्टेंट होता है फूट रोट डिजीज के लिए और ससेप्टिबल देखने को मिलता है ब्लाइट डिजीज के लिए, याद रखेंगे। स्विंगल ये रूट स्टॉक है, हाइब्रिड है ये, है ना, हाइब्रिडाइजेशन से डेवलप किया गया है। ग्रेप फ्रूट और ट्राइफोलेटा ऑरेंज के बीच में क्रॉस करवा के इसे डेवलप किया गया है। ये फूट रोट के लिए, नेमेटोड के लिए, ट्रस्टीजा के लिए और सडन डेथ, अचानक से जो प्लांट है वो एक टाइम पीरियड के बाद खत्म होना शुरू हो जाते हैं, सूखना शुरू हो जाते हैं, तो इसके लिए ये रूट स्टॉक क्या देखने को मिलते हैं, रेसिस्टेंट देखने को मिलता है, स्विंगल नाम का जो रूट स्टॉक है। क्लियर। इसके अलावा करना खट्टा रूट स्टॉक है, नॉर्थ इंडिया के अंदर ये भी काफी पॉपुलर रूट स्टॉक है। ड्रोट टॉलरेंट होता है, ये सूखे के प्रति सहनशील है ना। इसके अलावा सौ सरकार है, तो ये विग्रस रूट स्टॉक है, किन्नों के अंदर इसका उपयोग जो है किया जाता है। इसके अलावा एडाजामी रूट स्टॉक है, साइंटिफिक नेम इसका आप याद रखेंगे, सिट्रस असामेंसिस जो है इसका साइंटिफिक नेम होता है। इसके अलावा फ्लाइंग ड्रैगन है। अब तक सिट्रस फ्रूट्स के अंदर सबसे ड्वार्फ जो रूट स्टॉक डेवलप किया गया है वो यहाँ पर फ्लाइंग ड्रैगन ही है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे, सिट्रस फ्रूट्स का सबसे ड्वार्फ रूट स्टॉक कौन सा है, फ्लाइंग ड्रैगन। क्लियर।
चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सिट्रस फ्रूट्स के अंदर क्लासिफिकेशन को लेकर। एसिड ग्रुप के अंदर क्लासीफाई किया गया है इन्हें, मैंड्रिन ग्रुप के अंदर क्लासीफाई किया गया है, ऑरेंज ग्रुप के अंदर क्लासीफाई किया गया है। तो इन तीनों फ्रूट्स को अंदर हमें मेनली डिस्कस करना है इन्हें ना, इन्हें हमें मेनली इनको डिस्कस करना है, एसिड ग्रुप को, स्वीट ऑरेंज को और मैंड्रिन ग्रुप को। यहीं से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एसिड ग्रुप में अगर हम देखें, इसमें सबसे पहले एसिड लाइम है, जिसको कागजी नींबू भी बोल देते हैं, देसी नींबू भी बोल दिया जाता है, खट्टा नींबू भी इसको बोल देते हैं। साइंटिफिक नेम क्या होता है? सिट्रस ओरेंटिफोलिया। रंगपुर लाइम का साइंटिफिक नेम क्या है? सिट्रस लाइमोनिका। लेमन क्या क्या है? सिट्रस लाइमोन। रफ लेमन का बॉटनिकल नेम क्या है? सिट्रस जम्बीरी। सिट्रोन का बॉटनिकल नेम यहाँ पर क्या होता है? सिट्रस मेडिका। पर्शियन लाइम का क्या होता है? सिट्रस लैटिफोलिया। और स्वीट लाइम का यहाँ पर क्या होता है साइंटिफिक नेम? सिट्रस लाइमेटोडस। और स्वीट लाइम की वेराइटीज यहाँ पर कौन कौन सी है? एक है मीठा चिकना और दूसरी है यहाँ पर मिठोत्रा। ये दो वेराइटीज हैं, आप अच्छे से याद रखेंगे। बाकी स्पीसीज के जो साइंटिफिक नेम है इनको भी आप पढ़ लीजिएगा। देखिए स्वीट लाइम जो है ये यहाँ पर रेसिस्टेंट देखने को मिलता है कौन से डिजीज के लिए? ग्रीनिंग डिजीज के लिए। ग्रीनिंग जो विकार है जो कि माइकोप्लाज्मा के कारण होता है, इसके प्रति जो सहनशील जो एसिड ग्रुप का मेंबर है वो यहाँ पर कौन सा है? स्वीट लाइम है। इसके अलावा सिट्रस कैंकर को अगर हम बात करें, आपने खट्टे नींबू जो होते हैं, एसिड लाइम जो होते हैं, उसके ऊपर आपने सबसे ज्यादा ब्लैक डॉट्स के जो सिम्टम्स हैं वो आपने सबसे ज्यादा देखे होंगे, वो सिट्रस कैंकर डिजीज होता है। और सिट्रस कैंकर के लिए सबसे ससेप्टेबल जो सिट्रस क्रॉप है वो यहाँ पर एसिड लाइम ही है। तो सबसे सीरियस डिजीज एसिड लाइम के अंदर कौन सा है? सिट्रस कैंकर ही है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कागजी लाइम। कागजी लाइम जो है वो यहाँ पर इंडिकेटर प्लांट के तौर पर यूज किया जाता है कौन से वायरस के लिए? ट्रस्टीजा वायरस के लिए। तो ये भी बात आप यहाँ पर अच्छे से याद रखेंगे। क्लियर? एसिड लाइम की वेराइटीज को लेकर बात कर लेते हैं। वेराइटीज पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। इसमें सबसे पहले परमालिनी वेराइटी है। कैंकर जो डिजीज होता है इसके लिए टोलरेंट देखने को मिलती है। चक्करधारा नींबू नेक्स्ट है। चक्करधारा नींबू ये सीडलेस वेराइटी है, यानी कि बीज रहित किस्म है, साथ ही साथ थोरलेस वेराइटी भी है। बोले तो ये कांटे रहित किस्म भी है। इसके अंदर कांटे जो है ये भी नहीं देखने को मिलते हैं। क्लियर? अगली है साई सरबती। ट्रस्टीजा के लिए और कैंकर दोनों के लिए ही टोलरेंट देखने को मिलती है। नेक्स्ट है जयदेवी वेराइटी। इसके अंदर यूनिक एरोमा जो है ये देखने को मिलती है। विशेष सुगंध वाले इसके जो फ्रूट हैं ये देखने को मिलते हैं। इसके अलावा नाम से आप वेराइटी याद रखिएगा, विक्रम, PKM1, इंदौर सीडलेस, पूसा अभिनव, बालाजी और फूले सरबती। ये जो वेराइटीज हैं आप इन्हें अच्छे से नाम से भी याद कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर मैंड्रिन ग्रुप। मैंड्रिन यहाँ पर क्या होता है? तो मैंड्रिन होता है संतरा, अच्छे से याद रखेंगे। बेस्ट टेम्परेचर कितना होता है ग्रोथ के लिए? तो बेस्ट टेम्परेचर जो है ग्रोथ के लिए यहाँ पर कितना देखने को मिलता है? 23 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है ये इसमें ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा देखने को मिलता है। तो ये टेम्परेचर आप याद रखेंगे। अब वेराइटीज को लेकर बात करें, इसमें सबसे पहले कुर्ग मैंड्रिन है। साउथ इंडिया की जो सबसे पॉपुलर वेराइटी है ये कुर्ग मैंड्रिन ही होती है। कुर्ग मैंड्रिन साउथ इंडिया की सबसे पॉपुलर वैरायटी है, याद रखेंगे। इसके बाद है खासी मैंड्रिन, सिक्किम की एक कमर्शियल वैरायटी है, ये भी याद रखेंगे। सिक्किम के अंदर जो मैंड्रिन सबसे ज्यादा लगाया जाता है ये खासी मैंड्रिन है। इसके बाद है नागपुर मैंड्रिन। नागपुर मैंड्रिन को पोंकण के नाम से भी जाना जाता है। वर्ल्ड की सबसे फाइनेस्ट जो वैरायटी है वो यहाँ पर कौन सी है? नागपुर ही वैरायटी है, पोंकण के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र के अंदर इसे सबसे ज्यादा लगाया जाता है। महाराष्ट्र का जो नागपुर जो क्षेत्र है यहाँ पर इसे सबसे ज्यादा लगाया जाता है। नागपुरी संतरा भी इसको बोला जाता है। शिवाजी राजा भोसले के द्वारा इसे इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। शिवाजी राजा भोसले के द्वारा इसे इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। और इंडिया के अंदर मैंड्रिन की जो नेशनल जो वैरायटी है, राष्ट्रीय जो किस्म है, वो यहाँ पर कौन सी है? तो ये यहाँ पर नागपुर मैंड्रिन ही है। तो ये बात आप याद रखेंगे। इसके अलावा सूतवाड़ वैरायटी है, इंट्रोड्यूस फ्रॉम नेपाल, नेपाल से लाएगी किस्म है ये। इसके अलावा है सत्सुमा वैरायटी, सीडलेस किस्म है ये, बीज रहित किस्म होती है। सिक्किम की ये कमर्शियल वैरायटी है, ठीक है। सिक्किम की दो है, एक तो खासी मैंड्रिन है और दूसरा सत्सुमा मैंड्रिन है। ये दोनों ही सिक्किम की कमर्शियल वैरायटी है। इसके बाद है किन्नो मैंड्रिन। हाइब्रिड होता है ये किस किस के बीच में? सिट्रस नोबिलिस के बीच में और सिट्रस डेलिशोसा के बीच में, ये इसका साइंटिफिक नेम है। कॉमनली बात करें तो किंग और विलो लीफ के बीच में क्रॉस करवा के इसे डेवलप किया गया है। HB फ्रोस्ट के द्वारा डेवलप किया गया था। इसे मैन मेड फ्रूट बोला जाता है, इसे मानव निर्मित फल बोला जाता है, क्योंकि नेचर के अंदर, प्रकृति के अंदर ये पहले से विद्यमान नहीं था। तो इसे क्या है, HB फ्रोस्ट ने 1915 के अंदर इसे डेवलप किया था।
डेवलप 1915 के अंदर हो चुका था, लेकिन कमर्शियली जो रिलीज किया गया था व्यावसायिक खेती के लिए 1935 में किया गया था। वहीं इंडिया के अंदर इंट्रोडक्शन को लेकर अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस इसे किया गया था 1959 के अंदर, और कहाँ पर किया गया था, अबोहर पंजाब के अंदर किया गया था। इससे पहले ये पाकिस्तान के अंदर आ चुका था, और आज भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान का जो रीजन है, जो कल्टीवेबल है अच्छा खासा, वहाँ पर बहुत अच्छे और फाइन क्वालिटी का जो किन्नू है ये देखने को मिलता है। क्लियर। तो इसको मैन मेड फ्रूट बोला जाता है, मानव निर्मित फल बोला जाता है। क्लियर। तो ये कुछ मैंड्रिन की वैरायटी थी, याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर है स्वीट ऑरेंज। स्वीट ऑरेंज यहाँ पर माल्टा होता है, और मैंड्रिन जो है वो यहाँ पर संतरा होता है। देखो ऑरेंज के अंदर कई सारे आ जाते हैं, ट्राइफोलिएट ऑरेंज आ जाता है, सोर ऑरेंज आ जाता है, स्वीट ऑरेंज आ जाता है। तो जो सबसे ज़्यादा लगाया जाएगा, जाहिर सी बात है, कौन सा लगाया जाएगा जो ज़्यादा स्वीट होगा, तो स्वीट ऑरेंज का कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा होता है। ऑरेंज ग्रुप अपने आप में काफ़ी बड़ा है, ठीक है, लेकिन कल्टीवेशन स्वीट ऑरेंज का होता है, मीठे माल्टे का होता है। इसकी किस्में कौन कौन सी है? हेमलिन वैरायटी है, ये एक अर्ली वैरायटी है, ठीक है, अगेती किस्म है, याद रखेंगे। इसके अलावा दो वैरायटी इंडिकेटर होती है, अच्छे से याद रखना है, वैलेंसिया और पाइनएप्पल। ये जो दो वैरायटी है, ये ग्रीनिंग जो डिजीज होता है इसके लिए यहाँ पर क्या देखने को मिलती है, ये इंडिकेटर देखने को मिलती है, बोले तो सूचक पौधे होते हैं। सूचक पौधे इंडिकेटर प्लांट क्या होते हैं जानते ही होंगे आप। ऐसे प्लांट जो सबसे ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं किसी चीज़ के लिए, और वो चीज़ की अगर कमी हो जाती है या वो चीज़ कोई अगर एंटर कर जाती है तो वो उससे पहले सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं और सूचना दे देते हैं हमें कि ये इस पोषक तत्व की कमी हो चुकी है, सिंचाई जल की कमी हो चुकी है, या फिर किसी पैथोजन ने अटैक कर दिया है। तो वो सबसे ज़्यादा डरने वाले होते हैं, है ना। तो डरेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ सिम्टम्स तो दिखाएंगे ही। तो ये इंडिकेटर प्लांट के तौर पर काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट है जाफा वैरायटी। जाफा जो वैरायटी है एरिड रीजन के लिए बढ़िया है। शुष्क क्षेत्रों के लिए माल्टा की जो उपयुक्त किस्म है वो यहाँ पर कौन सी है? जाफा है। इसके बाद है मौसम्बी। मौसम्बी जो है महाराष्ट्र के अंदर लगाई जाती है सबसे ज़्यादा, और इसके लिए सबसे बढ़िया जो मूल ग्रंथ है वो यहाँ पर कौन सा होता है? रंगपुर लाइम होता है। ये बात आपको बता ही दी थी मैंने पहले भी। मौसम्बी अच्छे से याद रखेंगे। इसका सबसे ज़्यादा जो यूज़ है वो किस पर्पज़ से किया जाता है? तो जूस प्रिपरेशन के पर्पज़ से इसका जो सबसे ज़्यादा यूज है किया जाता है। क्लियर। इसके अलावा है सतगुड़ी वैरायटी माल्टा की। ये आंध्र प्रदेश के अंदर व्यावसायिक किस्म है, और इसके लिए जो बेस्ट रूट स्टॉक है वो यहाँ पर कौन सा होता है? रफ लेमन होता है। रफ लेमन होता है। क्लियर। इसके अलावा है ब्लड रेड माल्टा वैरायटी। ब्लड रेड माल्टा जो वैरायटी है ये यहाँ पर नॉर्थ इंडिया की सबसे पॉपुलर वैरायटी है। उत्तरी भारत की जो माल्टा की जो सबसे प्रसिद्ध किस्म है वो यहाँ पर ब्लड रेड माल्टा है। राजस्थान का जो श्री गंगानगर जो एरिया है यहाँ का ब्लड रेड माल्टा सबसे फाइन क्वालिटी का देखने को मिलता है, लेकिन इस एरिया पे अब किन्नो जो है ये ज़्यादा डोमिनेटली लगाया जाता है, तो ब्लड रेड माल्टा को किन्नो मैंड्रिन ने रिप्लेस कर दिया है। इसके लिए सबसे बढ़िया रूट स्टॉक यहाँ पर कौन सा है? तो इसके लिए सबसे बढ़िया जो रूट स्टॉक है वो यहाँ पर करना खट्टा है, और दूसरे नंबर का यहाँ पर कौन सा है? तो जट्टी खट्टी है। ठीक है। इसके अलावा सामोथी वैरायटी सीडलेस वैरायटी है, याद रखेंगे। इसके अलावा है वाशिंगटन नावल, ये भी सीडलेस वैरायटी है। इसके अंदर पोलन स्टेरिलिटी और ओव्यूल स्टेरिलिटी जो है ये देखने को मिलती है। पोलन भी स्टेराइल होता है, और ओव्यूल जो है इसकी वजह से स्टेरिलिटी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से उसके अंदर सीड नहीं डेवलप हो पाते हैं। तो पोलन स्टेरिलिटी ओव्यूल स्टेरिलिटी की वजह से जो सीडलेस वैरायटी डेवलप होती है, या जो जिसके अंदर सीडलेस होती है, इन दोनों की वजह से वो यहाँ पर कौन सी है? वाशिंगटन नावल है। देखो ये ब्राज़ील के अंदर ओरिजिनेट हुई थी, नावल नाम से डेवलप हुई थी, ठीक है, लेकिन इसका इंट्रोडक्शन किया गया वाशिंगटन डीसी के अंदर, यूएसए के अंदर। वहाँ से ये वर्ल्ड वाइड ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, तो उसके बाद इसका नाम पड़ गया वाशिंगटन नावल। तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1870 के आसपास वाशिंगटन में, तो वहाँ से उसकी ज़्यादा पॉपुलर हुई, तो वाशिंगटन नावल इसका नाम पड़ गया। ठीक है। इसके अलावा मूडखेड़ वेराइटी है, ये बड म्यूटेंट वेराइटी है, यानी कि म्यूटेशन के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। इल्ड को लेकर बात करें, ऑरेंज के अंदर इल्ड यहाँ पर ट्री कितने देखने को मिलते हैं? फ्रूट्स नंबर में 650 से लेकर लगभग 900 फ्रूट्स पर ट्री हमें देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम इन्हीं फ्रूट्स का वेट काउंट करेंगे तो लगभग 70 से लेकर 80 किलो जो फ्रूट है वो यहाँ पर प्रति पौधा जो है प्राप्त हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है स्टोरेज। स्टोरेज जो है टेम्परेचर 7 से 8 डिग्री सेल्सियस होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसके अंदर 85 टू 90% रखी जाती है, और लगभग 4 से 8 हफ्तों तक हम ऑरेंज को स्टोर करके इजीली रख सकते हैं। सारे के सारे सिट्रस फ्रूट जो हैं ये राइप करने के बाद ही हार्वेस्ट किए जाते हैं इन्हें, और इन फ्रूट्स के अंदर क्या किया जाता है? डीग्रीनिंग किया जाता है। क्या किया जाता है? डीग्रीनिंग किया जाता है। डीग्रीनिंग जो है ये मेनली किसके अंदर करते हैं? तो डीग्रीनिंग जो है ये मेनली हम किसके अंदर करते हैं? मैंड्रिन के अंदर करते हैं। डीग्रीनिंग क्या होता है? ये फ्रूट जब पक जाते हैं तो इनका छिलका हरा रह जाता है। अब ऐसे मार्केट में अपीयरेंस नहीं होगी,
फ्रूट कम बिकेंगे, तो हम उस ग्रीन कलर को क्या करते हैं, हटा देते हैं। कौन से हार्मोन से हटा देते हैं, इथाइलिन के द्वारा हटा देते हैं। कितना पीपीएम इथाइलिन काम में लिया जाता है, 10 से 20 पीपीएम जो इथाइलिन है ये काम में लिया जाता है। और टेम्परेचर कितना होता है सुटेबल, तो 27 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है ये सबसे सुटेबल देखने को मिलता है। क्लियर। चलिए, इसके बाद हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो जो डिसऑर्डर से पहले यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। वेराइटीज को लेकर बात कर ली है, इनकी क्लासिफिकेशन को लेकर हमने बात कर ली है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सिट्रस फ्रूट्स के अंदर होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण कायिक विकारों के बारे में। इसमें सबसे और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रेनुलेशन। ग्रेनुलेशन का मतलब होता है ड्राइंग ऑफ जूसी वेसल्स। आपने कुछ सिट्रस फ्रूट्स खाए होंगे, आप देखते हैं कुछ सिट्रस फ्रूट्स के अंदर क्या होता है, जो कार्पल होता है वो क्या हो जाता है, देखने में तो बड़ा ही फ्रेश देखने को मिलता है, लेकिन उसके अंदर जूस जो है रत्ती भर नहीं होता है। तो वो यहाँ पर क्या होता है, ग्रेनुलेशन होता है, उसको बोला जाता है ड्राइंग ऑफ जूसी वेसल्स। जो रस की जो कलिकाएं हैं, जो बर्ड्स हैं, वो यहाँ पर क्या हो जाती हैं, वो सूख जाती हैं, तो इसको ग्रेनुलेशन बोलते हैं। ये किसकी वजह से होता है, ये इंपॉर्टेंट है, हाई टेम्परेचर और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वजह से ये देखने को मिलता है। अगर तापमान ज़्यादा है और वातावरण में नमी भी ज़्यादा है तो ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ससेप्टिबल फ्रूट को लेकर अगर हम बात करें तो ससेप्टिबल फ्रूट ऑरेंज है, यानी माल्टा सबसे ज़्यादा ससेप्टिबल है, और इसकी वैरायटी मौसम्बी इसके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। कहाँ पर ये देखने को मिलता है, तो उत्तरी भारत के अंदर, नॉर्थ इंडिया के अंदर इसके जो सिम्टम्स हैं ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। क्लियर। अगला है स्प्लिटिंग। इसमें फल फटने की समस्या जो है देखने को मिलती है। अगर एनवायरनमेंट के अंदर मॉइस्चर का इम्बेलेंस है ना, मॉइस्चर ज़्यादा है, कम है, हाई टेम्परेचर है, तो छिलका क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाएगा, जाहिर सी बात है वो फट जाता है। तो मॉइस्चर इम्बेलेंस की वजह से देखने को मिलता है। और बाकी आप जानते हैं न्यूट्रिशनल की न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी में ये बोरोन की डेफिशिएंसी की वजह से भी देखने को मिलता है। अगला है लिटिल लीफ, छोटी पत्ती विकार इसको बोल दिया जाता है, कॉपर की डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलता है। बाकी जो फ्रूट्स हैं, क्रॉप्स हैं, उनके अंदर जिंक की डेफिशिएंसी से होता है। ब्रिंजल जो है उसके अंदर एमएलओज की वजह से होता है ना। और सिट्रस फ्रूट के अंदर ये किसकी वजह से होता है, कॉपर की कमी से होता है। तो ये बात आप याद रखेंगे। इसके अलावा लीफ मोटलिंग या फिर फ्रेंचिंग, कुछ इस प्रकार से सिम्टम्स जो है आपको देखने को मिलते हैं। व्हाइटिश और येलोविश टाइप के जो पेचेस हैं वो पत्तियों पर देखने को मिलते हैं। इसको लीफ मोटलिंग या फिर फ्रेंचिंग के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ पर किसकी डेफिशिएंसी से होता है, तो ये जिंक की डेफिशिएंसी से होता है। क्लियर। चलिए, ये डिसऑर्डर थे। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर बात करते हैं डिजीज ऑफ सिट्रस फ्रूट्स के बारे में। जो नींबू वर्गीय फल हैं उनके अंदर डिजीज कौन कौन से देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे पहले सिट्रस के अंदर गमोसिस फंगस की वजह से देखने को मिलता है। फाइटोपथोरा सिट्रोफोरा जो फंगस है इसकी वजह से होता है, और ये सोइल बोन फंगस की वजह से देखने को मिलता है। यानी सोइल बोन फंगस है ये ना, मर्दोड रोग है, इसको मर्दोड रोग भी बोल दिया जाता है। इसके बाद है बैक्टीरियल कैंकर, बैक्टीरिया की वजह से होता है। नाम में ही लिखा हुआ है कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो बैक्टीरिया है ये यहाँ पर जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस है। ट्रांसमिट किसके द्वारा होता है, ये लीफ माइनर के द्वारा होता है। और इसके लिए रेसिस्टेंट वैरायटी कौन सी है, तो तेनाली जो वैरायटी है ये इसके लिए क्या देखने को मिलती है, रेसिस्टेंट देखने को मिलती है, याद रखना है। इंडिकेटर प्लांट यहाँ पर कौन सा है, तो एसिड लाइम जो है इसके लिए क्या होता है, रेसिस्टेंट होता है। ये लाइम की वैरायटी है, ठीक है। तेनाली जो है लाइम की वैरायटी है, रेसिस्टेंट है इसके लिए, ठीक है। इसके बाद है ट्रस्टीजा वायरस, वायरस की वजह से ये देखने को मिलता है। इंडिकेटर प्लांट कौन सा है, एसिड लाइम, एसिड लाइम जो है इसके सबसे पहले सिम्टम्स जो है दिखा देता है। वेक्टर की बात करें, वेक्टर इसका कौन सा है, यहाँ पर एफिड है। टॉक्सोपटेरा सिट्रिसिडा जो है इसका जूलॉजिकल नेम होता है। ग्रीनिंग डिजीज को अगर हम बात करें, ग्रीनिंग डिजीज एमेलोज की वजह से देखने को मिलता है, माइकोप्लाज्मा के कारण देखने को मिलता है। और इसका जो वेक्टर है वो यहाँ पर कौन सा होता है, सिट्रस साइला होता है। तो ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा इसमें देखने को मिलता है एक्सोकोर्टिस डिजीज, विरोइड की वजह से होता है ये। इंडिकेटर प्लांट कौन सा है एक्सोकोर्टिस का, रंगपुर लाइम और सिट्रोन है। कुछ इस प्रकार से कर्ल के जो सिम्टम्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, विरोइड की वजह से होता है ये। जाइलोपोरोसिस ये भी विरोइड की वजह से होता है। ट्रांसमिशन जो बड होती है उससे फैलता है ये, जो पौधों के अंदर जो कलिकाएं जो होती हैं वहां से ये क्या होता है, नए प्लांट के अंदर फैलता है। इंडिकेटर प्लांट जाइलोपोरोसिस के लिए कौन सा है, तो स्वीट लाइम जो है ये जाइलोपोरोसिस के लिए इंडिकेटर प्लांट है, सूचक पौधा है। नेक्स्ट है इंसेक्ट ऑफ सिट्रस फ्रूट्स, नींबू वर्गीय फलों के अंदर यहाँ पर कीट कौन कौन से लगते हैं। इंपॉर्टेंट स्लाइड है, डिसऑर्डर वाली, डिजीज वाली और इंसेक्ट वाली। बहुत बार कोजल ऑर्गेनिज्म, डिसऑर्डर और इंसेक्ट बहुत ज़्यादा बार पूछ ले। लेमन बटरफ्लाई तो बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले है साइला इंसेक्ट, डाइफोरिना सिट्राई जो है इसका जूलॉजिकल नेम होता है। वेक्टर आपको बता दिया, ग्रीनिंग को फैलाता है ये।
लीफ माइनर फाइलोनिस्टिस सिट्रेला वेक्टर होता है, ये सिट्रस कैंकर का, याद रखना है। एफिड टॉक्सोपटेरा ओरेंटाई वेक्टर होता है ट्रस्टिजा वायरस का, अच्छे से याद रखना है। लेमन बटरफ्लाई पेपिलियो डेमोलियस जो है इसका जूलॉजिकल नेम होता है, अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा इसमें फ्रूट सकिंग मोथ भी देखने को मिलता है। फ्रूट जो होता है उससे ये जो सेल शेप होता है उसको यहाँ पर ये क्या करता है, सक करता है, और प्लांट जो पार्ट है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, सूख जाता है। सेल शेप को अगर हम सक करेंगे, प्लांट अगर हम बड़ा जो इंसेक्ट है सक करेंगे तो वो क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो इसका जूलॉजिकल नेम क्या होता है, ओथेरिस फुलोनिका। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट इंसेक्ट थे, और इसी के साथ हमारी जो सिट्रस फ्रूट क्रॉप है वो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग हमने सारी बातें ही कवर कर ली है। आई होप ये आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो आप इस सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए सजेशन के लिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।